हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग लाइव मॉक, ये मॉक नंबर 13 है। इसका हम जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम तो रक्षाबंधन है, लेकिन जब ये लाइव होगी तब रक्षाबंधन बीत चुका होगा। फिर भी मैं आपको इस फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी ये जो जीएस लाइव मॉक टेस्ट था, ये कुछ ऐसा था जो ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेक्शन फेज 13 में जो एग्जाम आया है, उसके जीएस का जो लेवल था, उसी लेवल का ये मॉक टेस्ट रहा है। और वैसे ही क्वेश्चंस का एनालिसिस आज मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये: with reference to the India Greece naval exercise PASEX held in July 2025 considered the following statement। जुलाई 2025 में आयोजित भारत ग्रीस नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसेक्स अभ्यास कोची के पास अरब सागर में हुआ। ये कुछ स्टेटमेंट हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े से इजी रहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर की नॉलेज है इस एक्सरसाइज के बारे में, तो आप ये कर ले जाओगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये अभ्यास कोची के पास अरब सागर में ना होकर ये हुआ था वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई। कहां पर हुआ था? मुंबई के तट पर। कौन से? पश्चिमी तट पर। तो पहली स्टेटमेंट गलत होते ही यहां करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ये ऑप्शन हो जाता है गलत, और ये भी ऑप्शन हो जाता है गलत, और ये भी ऑप्शन हो जाता है गलत, और बचता है एक ही ऑप्शन, ओनली थर्ड, यही करेक्ट है। हमको ना ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी ना ये स्टेटमेंट, और हमको आंसर मिल गया। फिर भी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द पैसेक्स इन्वॉल्व एयर टू एयर कॉम्बैट। जब यहां साफ साफ लिखा है कि ये नेवल एक्सरसाइज है, तो यहां पर एयरफोर्स का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ना, तो ये भी गलत हो गई। और थर्ड स्टेटमेंट थी आईएनएस तरकश एंड एचएस सारा पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये नेवल एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? पैसेक्स 2025, 2025 में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2: which of the following statement is are true regarding the latest data released by the National Stock Exchange in July 2025। जुलाई 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ये एक करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी बहुत नॉलेज तो मांगता है। बाकी भारत का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। ये बताना इसका गठन कब हुआ था। बाकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। यानी ये कहना चाह रहा है कि पहले पे नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है गुजरात। किस बेसिस पर? वो इन्वेस्टर, वो रजिस्टर इन्वेस्टर जिनका नंबर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये तो सही है कि महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र पहले नंबर पे और गुजरात थर्ड नंबर पे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे। आंध्र प्रदेश नहीं है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। पहली स्टेटमेंट के गलत होते ही यहां पर क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू पूछा है, तो ये गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बच्ची यही दो स्टेटमेंट, ओनली 2/3 सही होगा या 2, 3, 4। तो 2, 3 तो हमें पता है कि ये तो सही होने ही वाले। अब हमको 4 चेक करना है, 4 करेक्ट है या नहीं। इसके पता होते ही हमको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट रीजनल ग्रोथ इन इन्वेस्टर बेस इन द लास्ट 1 ईयर। यानी पिछले 1 वर्ष में
जो ये पूर्वी भारत है उसका निवेशक आधार पर जो जो क्षेत्रीय वृद्धि है वो सबसे कम है। ऐसा गलत है। क्यों गलत है? यहां ईस्ट इंडिया नहीं है जिसकी लोएस्ट रीजनल ग्रोथ है, वो है वेस्ट इंडिया जिसकी ग्रोथ लगभग 14% है। ईस्ट इंडिया की ग्रोथ लगभग 23% है जो कि स्ट्रॉन्ग रीजनल ग्रोथ है। तो फोर्थ स्टेटमेंट के गलत होते ही आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो हमने क्या क्या चीजें इसमें सीखी। टॉप पर है इन्वेस्टर के मामले में महाराष्ट्र। दूसरा, वेस्ट इंडिया इसकी लोएस्ट रीजनल ग्रोथ है। तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट होगी कि नॉर्थ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन्वेस्टर अमंग ऑल रीजन्स। तो ये करेक्ट है कि जो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं वो कहां से हैं? वो नॉर्थ इंडिया से। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो इन्वेस्टर बेस है इंडिया में वो लगभग 11.5 करोड़ है मई 2025 के डाटा के हिसाब से। तो यहां पर हमने कितनी सारी नॉलेज ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है ओनली सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच सिटी वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता है? ये वही शहर है जो कंटिन्यूअसली 8वीं बार ये खिताब जीता है, यानी 8th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी लगातार 8वीं बार जीता है। ये शहर है इंदौर। ये बहुत इजी था, इंदौर ही जीतता आ रहा है या टॉप करता हुआ आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण की जो लिस्ट होती है इंडियाज की क्लीनेस्ट सिटी की, तो वो है इंदौर। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये टर्म है और उसका डिस्क्रिप्शन है, हमें बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका डिस्क्रिप्शन है बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एकदम करेक्ट है। बाकी मैं आपको संविधान सभा के संदर्भ में कुछ चीजें बताऊं तो संविधान सभा इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1946 को। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? ये भी 1946 में ही आया था। संविधान सभा ने ही ड्राफ्ट किया था भारत का संविधान, जो 2 साल 11 महीने 17 दिन इस टाइम पीरियड में बनकर तैयार हुआ था। यहां थोड़ा सा ना विवाद है, 17 या 18 कुछ भी दिया हो सकता है। तो ये ऑप्शन में होगा या 17 होगा या 18, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 साल 11 महीने और 17 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था संविधान। और इसको ड्राफ्ट करने में भूमिका किसने निभाई? संविधान सभा में। इसकी पहली बैठक कब हुई? तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष क्यों बनाया गया? असल में उस टाइम तक निर्वाचन नहीं हुआ था, तो जो सबसे उम्र दराज थे उन्हीं को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस समय संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही हैं जो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे। यहां पर फर्स्ट टर्म तो करेक्ट है। अब सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये प्रस्ताव कौन सी मीटिंग में लाया गया था? तो ये प्रस्ताव लाया गया था तीसरी मीटिंग, यानी तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने किसने रखा था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है, प्रोवाइडेड द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एकदम करेक्ट है। इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हुए थे संविधान के।
बाकी यही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बना, यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ये गलत हो गया, फर्स्ट नहीं था इसमें, और फर्स्ट थर्ड यहाँ सेकंड नहीं है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड इसमें 4 हैं, अगर मैं 4 को देख लूं तो अगर फोर्थ करेक्ट होगी तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और अगर फोर्थ गलत हो गई तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले हम फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में दिया हुआ है फेडरल प्रोविजंस। तो ये जो फेडरल प्रोविजंस थे, इनको सजेस्ट क्या साइमन कमीशन ने किया था? नहीं, फेडरल प्रोविजंस को सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें थे ये प्रोविजंस, जिसमें प्रोविंस हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी स्वसत्ता दे दी थी प्रोविंस को, प्रांतों को, और जो सेंटर है उसमें ये डायरकी ले आए थे, यानी द्वैध शासन ले आए थे, और इन्होंने फेडरेशंस की बात की थी, यानी जो ये प्रांत हैं ये वॉलेंट्री स्वेच्छा से एक साथ जुड़कर फेडरेशन बना सकते हैं। वैसे ये वाली जो डिमांड थी इसको ठुकरा दिया गया था, बहुत सारे प्रांत जो थे भारत के उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया था। तो ये फेडरेशन प्रोविजन या फेडरल प्रोविजन किससे लाए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसके तहत ही फेडरल कोर्ट का भी निर्माण हुआ था, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट, इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का हुआ था 28 जनवरी 1950, यानी हमारे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद। वो कब था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था? तो संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी ये वाली स्टेटमेंट गलत होते ही फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहां पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी ये भी करेक्ट थी। ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम करेक्ट है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बनाई कब गई थी? तो ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, और इसके मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। और इसको हेड कौन कर रहे थे? तो इसको हेड कर रहे थे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर एनश्राइन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य निहित हैं? फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। ये देखने से पहले मैं आपको प्रेम्बल दिखा देता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं। यह है भारत की प्रस्तावना या प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी शुरुआत होती है इस लाइन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और भारत है क्या? भारत है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसमें जो ये सोशलिस्ट और ये जो सेक्युलर है, ये वर्ड किससे जोड़े गए थे? ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये वर्ड कौन से अमेंडमेंट से इस प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1946 के तहत प्रेम्बल में जोड़े गए थे, और इस अमेंडमेंट को ही कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब वापस आते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में न्याय यानी जस्टिस की बात की गई है, किस आधार पर? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और लिबर्टी दी हुई है। लिबर्टी किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आपको आजादी है अपने थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, आप आस्था रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, इन सब की आजादी है। इक्वालिटी यानी समानता दी गई है प्रेम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, इसका भी जिक्र किया गया है भारत की प्रस्तावना में। बाकी ये डेट दे रखी है जब संविधान अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं।
यहां पर दे रखा है कि प्रस्तावना में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या उद्देश्य निहित हैं। तो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, तो ये करेक्ट है। आस्था और पूजा की स्वतंत्रता दे रखी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, स्थिति और अवसरों में समानता। यहां दिया हुआ है ना, स्थिति और अवसरों में समानता, यहां देख सकते हो आप, स्थिति और अवसरों में समानता, तो ये भी दिया हुआ है। तो सेकंड के सही होते ही देखते हैं यहां कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये वाली गलत हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब अगली पढ़ने से पहले अगर तीसरी सही हुई तो ये गलत हो जाएगा और हमको आंसर मिल जाएगा। तीसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। यहां पर राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत, जिसके कारण ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाता है और हमको मिलता है ऑप्शन नंबर 1, यही करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लैंड एरिया फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो मैं आपको सारे जो महाद्वीप हैं उनका अरेंजमेंट बता देता हूं। तो टॉप पर एरिया के हिसाब से, यानी लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आता है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के बाद आता है यूरोप, और यूरोप के बाद सबसे लास्ट में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। बाकी मैं ये आपको मैप पर दिखाता हूं बेहतर तरीके से। तो यहां आप देख सकते हैं, ये पूरा देखो, वैसे तो ये वाला रीजन जो है ये मिडल ईस्ट वाला है, पर इसको भी एशिया में काउंट कर लेते हैं। तो देखो ये पूरा हो गया एशिया, और यहां आप देख रहे हो ये हो गया यूरोप, और ये पूरा हो गया अफ्रीका। ये कौन सा रीजन है, ये है अफ्रीका, ये यूरोप हो गया, ये हो गया एशिया। ये रीजन आप देख रहे हो, ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका, और ये नीचे की तरफ यहां दिया नहीं हुआ है, ये पूरा, ये है आपका एंटार्क्टिका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो पहले स्थान पर आता है सबसे एरिया के मामले में कौन है, नंबर 1, वो है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, और सबसे लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। तो यहां पर अरेंजमेंट बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट की तरफ। तो इस ऑप्शन के हिसाब से एशिया लार्जेस्ट है, तो थर्ड से शुरुआत होगी, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। इसके एलिमिनेट होते ही 3 ऑप्शन बचे। सबसे टॉप पर है एशिया, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, तो थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से एक हमको पता है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट और ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है, तो पहला कथन है, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बाय द एंड ऑफ 10th 5-year प्लान। मैं 10वें 5-year प्लान का टाइम पीरियड बताऊं, तो 10th 5-year का टाइम पीरियड था 2002 से लेकर 2007। 10th 5-year प्लान
इससे पहले एलपीजी मॉडल आ चुका था और जो हमारी इकोनॉमी थी उसको खोल दिया गया था, यानी कैसी हो गई थी, ओपन इकोनॉमी हो गई थी, इन्वेस्टमेंट आने लगी थी। और 10th 5 ईयर प्लान के दौरान जो टारगेट था वो था 8%, लेकिन हमने अचीव कितना किया, तो हमने अचीव किया था 7.7%, यानी हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद इस दर में कितनी वृद्धि हुई, तो वो हुई थी 7.7%। जीडीपी कितना ग्रो की, 7.7%, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाती है करेक्ट। बाकी इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को बनाने में महत्वपूर्ण हाथ किस किस चीजों का था या क्या क्या कारण थे, तो वो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो सर्विस सेक्टर है इसमें बूम आना, यानी सर्विस सेक्टर की जो ये ग्रोथ थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये कारण रहे इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट होने से ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, और ओनली फर्स्ट और इनमें से देखने के लिए हमको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है द 10th 5 ईयर प्लान हैड सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर अ फ्यू की इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो वो कितने टारगेट्स थे, तो ये 11 मॉनिटरेबल टारगेट्स थे। और वो क्या क्या थे, वो थे पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट आदि। ये सभी 11 मॉनिटरेबल टारगेट्स थे, उनमें से मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। तो ये जो सेकंड है ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फेमस साउथ इंडियन एपिक सिलापड़ीकरम वॉज ओरिजिनली रिटर्न इन डैश लैंग्वेज। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य सिलापड़ीकरम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, तमिल, मलयालम या तेलुगु। बाकी इससे रिलेटेड ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में पूछा जा चुका है, पर वहां ये नहीं पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, वहां पूछा गया था कि ये जो महाकाव्य है या काव्य है इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था इलांगो अडिगल ने। तो यहां ये नहीं पूछा है कि किसने लिखा है, यहां पूछा है कि ये किस लैंग्वेज में, तो ये था तमिल में। और तमिल का एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, जो लिखा था तोलका पियार ने, और उस टेक्स्ट का नाम क्या है, तो वो है तोलका पीएम। ये भी तमिल टेक्स्ट था। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बुक्स बता देता हूं, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने। अगला है इंडिका, इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे, सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था, स्कॉलर थे ये। अगली बुक है इंपॉर्टेंट मुद्र राक्षस, ये लिखी थी विशाखा दत्त जी ने। नेक्स्ट है राज तरंगिणी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी थी कलहण ने। ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी और इसमें ही है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का इतिहास है उसका वर्णन किया गया है राज तरंगिणी में। अगली बुक है पंचतंत्र, इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम, इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था जिन्होंने मेघदूतम लिखी थी, वो कौन थे, वो थे कालिदास। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूं, वो है किताब उल हिंद, ये लिखी थी अल बरूनी ने। तो बाकी क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये इसका आंसर था, तमिल में लिखा गया ये टेक्स्ट है सिलापड़ीकरम, और किसने लिखा था, इलांगो अडिगल ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पर्वतमाला के बारे में बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। तो मैं अगर माउंटेन्स के बारे में बताऊं
तो माउंटेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हैं फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे हैं ब्लॉक माउंटेन्स, इन्हें हिंदी में भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है, और तीसरा टाइप है वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत। ये फोल्ड माउंटेन्स को आई थिंक मुड़ना पता नहीं कुछ ऐसा ही बोलते हैं, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, आप देख लेना। बाकी फोल्ड माउंटेन्स में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स और दूसरे होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स के मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे हिमालय, दूसरे हो गए एल्प्स, एंडीज माउंटेन रेंज हो गई और रॉकीज हो गई। ये सभी कैसे, ये सभी हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ओल्ड फोल्ड में कौन से आते हैं, तो वो हो गए अरावली। वैसे फोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कपड़ा होता है, कपड़े में सिलवट पड़ जाती है ना, तो ऐसे ही जो ये पृथ्वी की क्रस्ट है इसमें सिलवट पड़ पड़ के ऐसे 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 पर्वतमालाएं बन जाती कई सारी, और ये रेंज होती है, एक पर्वत नहीं होता। तो इन्हीं को ही बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है हिमालय, यानी माउंट एवरेस्ट तो सॉरी चोटी है हिमालय की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो ये जो हिमालय हो गए, एल्प्स हो गए, एंडीज हो गए, ये सारी पर्वत मालाएं हैं और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में अरावली आ गई। ब्लॉक माउंटेन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, भ्रंश पर्वत। इनका जो टाइप होता है वो कैसे होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं, तो ये कुछ ऐसे होते हैं, बिल्कुल थोड़े सीधे से होते हैं। और ये जो इसका नीचे वाला वैली वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं ग्रेबन। और जो ऊंचा एकदम देख लो ना, वर्टिकली हाइट होती है इनकी, एकदम से ऊंचाई, तो ये इसे बोला जाता है हॉस्ट। और इसका एग्जाम्पल है सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन रेंज। बाकी वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे किलीमंजारो, किलीमंजारो तंजानिया में, और आपका माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ एशिया। अब यहां बात करूं मैं अरावली की, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, और ये आपका दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक डिसकंटिन्यूटी रेंज में फैला हुआ है। दिल्ली में आप देख लो रायसीना हिल्स, ये अरावली पर ही है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। ये भारत की सबसे पुरानी वलित, हाँ फोल्ड माउंटेन्स को बोला जाता है वलित पर्वतमाला। तो ये एकदम करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होते ही देखते हैं कौन कौन सा रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। और अच्छा यहां पर ना इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली तो करेक्ट है, तो पहली तो इनकरेक्ट नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन हो गया डिलीट। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट रन डिसकंटिन्यूअसली फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। यह है गुजरात से दिल्ली तक असंगत रूप से चलती है, एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, नन ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट या फिर ओनली थर्ड एंड फोर्थ। कोई सी भी एक स्टेटमेंट पढ़ते ही हमको इसका आंसर मिलेगा। मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट है गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज, यानी गुरु शिखर इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये एकदम करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसके करेक्ट होते ही ये वाला भी गलत हो गया, हमको आंसर मिल गया नंबर 4। मतलब इनमें से कोई सी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, ये सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है, एकदम करेक्ट है। आंग्सी ग्लेशियर कह लो या चैमयूंगडुंग ग्लेशियर कह लो, चैमयूंगडुंग ग्लेशियर को आंग्सी ग्लेशियर ही कहते हैं, और ये तिब्बत से निकलती है। पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, और हमको करेक्ट ही पूछी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। यहां पूछा है कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। इट फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, करेक्ट है। तिब्बत, वैसे तो चाइना ने उसे कब्जा रखा है, ये तिब्बत से निकलती है। और कहां से एंटर करती है, तो ये एंटर करती है नामचा बरवा से, भारत के अंदर। कहां से, नामचा बरवा से। और भारत में एंटर करने के बाद तिब्बत में इसे बोला जाता है सांगपो,
और भारत में असम में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, वैसे इसे सियांग नदी बोलते हैं। और फिर ये एंटर करती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसे बोला जाता है जमुना। और ये जब गंगा के साथ मिलती है, गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, और इन दोनों के मिलने से बनती है मेघना। और ये मेघना नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, ये एकदम करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो ये रिजेक्ट हो गया। द रिवर इज नॉन एज सांगपो इन तिब्बत, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना, ये यही इसका आंसर है। लॉन्गेस्ट रिवर भारत की गंगा है, ना कि ब्रह्मपुत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच मुगल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में कौन सा मुगल स्मारक बनवाया था? ताजमहल नहीं, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और किसकी याद में? अपनी बेगम की याद में, जिनका नाम था अंजुमन बानो बेगम, जिनका रियल नेम क्या था? मुमताज महल। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बीवी का मकबरा, और यही इसका आंसर है। बीवी का मकबरा बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और ये कहाँ बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था औरंगाबाद में, और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बीवी का मकबरा है, देखने से लग रहा है ना ताजमहल, पर ये ताजमहल नहीं है, ये है बीवी का मकबरा। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। और औरंगाबाद का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है, और अब क्या रख दिया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन ये, फिर तो ये तो दोनों गलत ही हो गए, बीबी टॉम, ये तो सेम है, बीबी का मकबरा बीबी टॉम एक ही बात है, तो ये दोनों हो गए गलत। वैसे इस पर डिस्प्यूट हो सकता था ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ पे। बाकी थर्ड बता देता हूं मैं आपको, रानी की वाव है गुजरात के पाटन में। कहाँ? पाटन, गुजरात। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था रानी उदयमती ने। कौन? रानी उदयमती। और ये किसकी वाइफ थी? तो ये थी राजा भीमदेव फर्स्ट, यानी राजा भीमदेव फर्स्ट की वाइफ थी रानी उदयमती। उन्होंने ही निर्माण करवाया था रानी की बाव का। इसे रानी की बाव भी बोलते हैं या रानी की बावड़ी भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट? हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है ये पहली बार कब खोजी गई थी? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और एक और साइट थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदारो को कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1922 में। किसके द्वारा? आर डी बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी द्वारा। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, बट एन ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोस्ट हर्ड फ्रॉम कालीबंगन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को अभी तक समझा नहीं जा सका है, लेकिन कालीबंगन से प्राप्त कुछ पोस्टर्ड पर अक्षरों का ओवरलैप है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है। तो यहां पर करेक्ट पूछा था, तो बी ओनली तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा। द स्क्रिप्ट वर रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे, वो पहले ऐसे लिखी जाएगी, फिर यहां से हम ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। ये जो लिपि है ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं बोस्ट्रोफिडोन, यानी जो लिपि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाए, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाए, फिर दोबारा से लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, तो उसे बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट। तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी। यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सिंबल्स हैं।
जिनको ये अपनी लिपि में इस्तेमाल करते थे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, वापस दोबारा से एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये सभी पिक्चर्स हैं। तो ये जो लिपि थी इनकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी। तो वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फेमस मॉन्यूमेंट फाउंड इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रसिद्ध स्मारक हैं? हवाई महल, हवाई महल या हवा महल कह लो, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर है? तो ये है जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। अब ये करेक्ट नहीं हो सकता, और यहां क्या पूछा था? करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ 2 या थर्ड होंगे या थर्ड या 4 होंगे। तो थर्ड तो है ही है, मतलब ये तो उत्तर प्रदेश में है ही है। हमें सेकंड पता करना है तो हमको आंसर मिल जाएगा। सेकंड है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है आगरा के पास, आगरा में नहीं है, नियर आगरा कह लो इसे, नियर आगरा। और ये आगरा कहाँ है? तो आगरा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो सेकंड करेक्ट है, सेकंड के करेक्ट होते ही ये भी गलत हो गया, यही इसका आंसर है। ये धमेक स्तूप ये है सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है यूपी में। सारनाथ वो ही जगह है जहां पर फर्स्ट सरमन हुआ था, पहला उपदेश जो दिया था गौतम बुद्धा ने, वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। सरमन लिख दिया, क्या है ये? सरमन। बाकी ये जो हरिशंकर टेम्पल है ये है उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा के गंधमर्दन हिल में पाया जाता है, गंधमर्दन हिल्स। और ये हरि यानी विष्णु और शंकर यानी दोनों का मंदिर है। ये भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का मंदिर है। बाकी हवा महल के बारे में जाने तो इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और कब बनवाया था? 1799 में। और क्या इंपॉर्टेंट है हवा महल के लिए? इसमें 953 विंडोज हैं। कितनी है? कितनी खिड़कियां हैं? 953, 953 विंडोज। बाकी यहाँ पर मैंने आपके लिए धमिक स्तूपा की एक पिक्चर लगा रखी है। ये इसलिए लगाई है कि आपको दिखा सकूं कि ये जो स्तूपा है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, यानी बेलनाकार है, और ये पत्थर और ईंटों से बना हुआ है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था अशोका द ग्रेट ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव है? सबसे पहले हम एसिड रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसिड रेन का पीएच क्या होता है? एसिड रेन का पीएच 5.6 से नीचे होता है। जो वर्षा 5.6 पीएच से नीचे होती है वो होती है अम्लीय वर्षा। जिसका पीएच 5.6 से नीचे होता है वो कौन सी वर्षा होती है? वो होती है अम्लीय वर्षा। और इसका कारण क्या होता है? इसका पीएच इतना क्यों गिर जाता है? तो इसके पीछे का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं और रिएक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसी खतरनाक गैसेस बनाती हैं, और जो वातावरण से वापस बरस जाती हैं। इसीलिए इन्हें अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये गैस, इन गैस का कारण क्या है वातावरण में मिलने का? तो इनका कारण है एक तो कोल बर्निंग, यानी विद्युत निर्माण के लिए जो कोयला जलाया जाता है उससे ये गैसेस बनती हैं। व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल का एग्जॉस्ट होता है उससे जो खतरनाक गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से भी एसिड रेन होती है। बाकी इसकी वजह से होता क्या है, क्या नुकसान होता है? सॉयल, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। एक सबसे फेमस एग्जांपल है इसका ताजमहल। ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, कोरोइड हो रहा है उसका मार्बल। उसके पीछे का रीजन है ये अम्लीय वर्षा।
तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पहली स्टेटमेंट दे रखी है, लीड्स टू ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन रिक्तीकरण का कारण बनती है। ऐसा नहीं है, ओजोन डिप्लीशन का कारण है CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC गैस होती है, ये जो ओजोन लेयर होती है जिसे O3 से डिनोट करते हैं, ये क्या करती है, इसके साथ रिएक्ट करती है और O3 को तोड़ देती है O2 यानी ऑक्सीजन में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से ओजोन क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। तो ये एसिड रेन से नहीं होता, ये किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन ए नहीं है, ए नहीं है, तो ये नहीं हो सकता और बाकी बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बी देखते हैं, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी 4 नहीं हो सकता। सी इनहिबिट्स ट्री एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, तो सी भी करेक्ट है, बी सी। अब डी देखते हैं, डी से पता चल जाएगा कि ये वाला सही है या ये वाला। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायता करती है। कैसे, एकदम वाहियात स्टेटमेंट है, तो डी नहीं हो सकती, करेक्ट ओनली बी एंड सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो 14 का आंसर था ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं पर गौर करें। इसका आंसर करने से पहले या इन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको भक्ति मूवमेंट्स के बारे में बता देता हूं। भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। कौन सा, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के फॉलोअर्स मानते थे कि अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी साल्वेशन थ्रू लव एंड डिवोशन टू द गॉड। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। भक्ति आंदोलन के दौरान 2 सेक्ट बने, एक थे निर्गुण, दूसरे थे सगुण। निर्गुण वो थे जो निराकार यानी फॉर्मलेस गॉड में बिलीव रखते थे, और शगुन वो थे जो फॉर्म में बिलीव रखते थे, यानी साकार यानी भगवान की एक प्रतिमा में विश्वास रखते थे। निर्गुण सेक्ट के फॉलोअर कौन कौन से थे, जैसे कबीरा हो गए, गुरु नानक हो गए। और सगुन यानी फॉर्म में किस किस की पूजा होती थी, जैसे विष्णु भगवान की पूजा होती थी, राम जी की पूजा होती थी, कृष्ण को फॉलो करने वाले थे, शिव भगवान के फॉलोअर्स थे। जो विष्णु भगवान के जो फॉलोअर्स थे उनको साउथ इंडिया में बोला जाता था अलवर्स, और जो शिवा सेक्ट को शैवाइट्स थे जो, उन्हें कहा जाता था नयनार्स। बाकी तुलसीदास जी जो राम जी के फॉलोअर थे, वो एक सगुण सेक्ट को फॉलो करते थे। कृष्ण फॉलोअर कौन कौन थे, जैसे मीराबाई हो गई, सूरदास हो गए। बाकी इसमें डिफरेंट फिलॉसफीज भी थी। एक और पेज ले लेता हूं। वो फिलॉसफीज या दर्शन क्या थे, वो थे डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म। हिंदी में उन्हें बोलते थे द्वैत या अद्वैत। द्वैत या अद्वैत। अद्वैत फिलॉसफी के जो फॉलोअर थे वो कौन थे, वो थे शंकराचार्य। और द्वैत इसके फॉलोअर थे, या ये फिलॉसफी किसने दी थी, तो वो थे माधवाचार्य। बाकी द्वैत और अद्वैत में अंतर क्या है, द्वैत का मतलब है कि ह्यूमन यानी इंसान और भगवान 2 अलग अलग एंटिटी हैं। बाकी अद्वैत में यह है कि इंसान और भगवान दोनों एक ही हैं, मतलब कि कोई सेपरेशन नहीं है उनमें। बाकी विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी किसकी है, तो यह है रामानुजाचार्य की। और शुद्ध द्वैत की फिलॉसफी है वल्लभाचार्य जी की। और भेदाभेद या इसी को कहते हैं द्वैत अद्वैत, ये फिलॉसफी है निम्बर्क आचार्य की, निम्बर्क आचार्य। बाकी ये जो भक्ति मूवमेंट है, इसको महाराष्ट्र में फैलाने का काम किया था संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ। ये जो अभंग डिवोशनल पोइट्री थी, ये संत तुकाराम जी की थी। कौन सी, अभंग। बाकी ईस्ट इंडिया या इसको हम कहते हैं बंगाल वाले रीजन में भक्ति मूवमेंट को फेमस किसने किया था, तो वो किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और ये कृष्ण भक्ति के फॉलोअर थे।
कृष्ण, या कहो गुड़िया वैष्णविज्म। इसको फैलाने का गुड़िया वैष्णविज्म या कृष्ण भक्ति किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु। और कहाँ? बंगाल वाले रीजन या ईस्ट इंडिया। महाराष्ट्र में कौन? संत नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। बाकी ये मैंने आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बता दिया है। वापस आते हैं क्वेश्चन पर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है, भक्ति रिफॉर्मर्स प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म। भक्ति सुधारकों ने एकेश्वरवाद, ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया था। एकदम करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज सिंगिंग भजन्स एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड बाय पर्सनल एफर्ट। यानी पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप भजन गाना और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की प्राप्ति। एकदम करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी इस मूवमेंट के एफर्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, कुरीतियों को खत्म करना भी था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द ड्यूटीज दैट कैन बी असाइंड टू एन इंटरस्टेट काउंसिल। भारत के संविधान के अनुसार अंतरराज्य परिषद को कौन से कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं? सबसे पहले हम अंतरराज्य परिषद के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो इंटरस्टेट काउंसिल ये कौन से आर्टिकल में? तो ये है संविधान के आर्टिकल 263 में। और ये पहली बार गठित कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में। किसकी रिकमेंडेशन पे? तो इसको रिकमेंड किया गया था सरकारी कमीशन द्वारा, सरकारिया कमीशन। और सरकारिया कमीशन का गठन कब हुआ था? तो सरकारिया कमीशन का गठन हुआ था 1983 में। बाकी इंटरस्टेट काउंसिल का एम क्या है? इंटरस्टेट काउंसिल का एम है सीसी, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। अंतरराज्य परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो इसके चेयरमैन होते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर के अलावा मेंबर कौन कौन होते हैं? तो इसके मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के मुख्यमंत्री, प्लस में सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनियन टेरिटरी के वो मुख्यमंत्री जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मुख्यमंत्री, प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी जिसमें ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो हो गए सीएम ऑफ स्टेट, सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये सभी होते हैं अंतरराज्य परिषद के मेंबर्स। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एक एक करके हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच, अन्वेषण और निर्णय करना, यानी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना एंड एडजुडिकेशन। तो ये गलत है, एडजुडिकेट नहीं कर सकते। ये जो एडजुडिकेशन की पावर है ये किसके पास है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। और किसके तहत? आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 131 में दिया हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं यूनियन के और स्टेट के, उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करेगी सुप्रीम कोर्ट। यानी एडजुडिकेशन की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ना कि इंटरस्टेट काउंसिल के पास। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है गलत, और यहां करेक्ट पूछी थी, फर्स्ट के गलत होते ये वाली गलत हो गई, ये वाली गलत हो गई, बच्ची ये दोनों। अब सेकंड अगर सही होगी तो ये सही हो जाएगी, हमको थर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच
द स्टेट और सेंटर एंड द स्टेट्स इन विच स्टेट और द सेंटर आर द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें राज्य या केंद्रों तथा उन राज्य या केंद्रों और राज्यों की समान रुचि हो, एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत, हमको थर्ड पढ़नी भी नहीं पड़ी। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट, करेक्ट है एकदम। किसी भी विषय पर सिफारिशें करना और विशेष रूप से उस नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए ये कौन सी काउंसिल बनाई गई है, अंतरराज्य परिषद। तो ये एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, एकदम करेक्ट है। 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और तभी बॉम्बे में इसका पहली सत्र या जो फर्स्ट सेशन है उसका आयोजन हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। यहां पर हाउ मैनी पूछा है तो हमको देखना है कि कितनी सही है कितनी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और जो व्योमकेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये भी सही है एकदम। ये जो बॉम्बे में हुआ था अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द आईएनसी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन इट्स लाहौर सेशन इन 1929, एकदम करेक्ट। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये दोनों गलत हो गई। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द आईएनसी प्रेसिडेंसी इन 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में आईएनसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, एकदम करेक्ट है। ये कौन सा अधिवेशन था, ये था त्रिपुरी का अधिवेशन। इसका जो निर्वाचन होना था किस किस के बीच में, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। फिर भी गांधी जी ने ऐसा कहा कि पट्टाभी की जो ये हार है ये मेरी खुद की हार है, ऐसा करके। तो ये स्टेटमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस जी को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि इन्होंने 1939 की जो ये प्रेसिडेंसी है इसको तो त्याग दिया था, लेकिन वो कौन सा सेशन है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पीएच ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध पानी के पीएच पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां मैं आपको समझाता हूं तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। वाटर, इसका केमिकल नेम क्या है या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो है H2O, जिसमें एक ऑक्सीजन आयन है और उसके साथ दो हाइड्रोजन आयंस जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है या आयनीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये किस में टूटता है, ये हाइड्रोजन में टूटता है, H+ में टूटता है और OH- इसमें टूट जाता है। अब ये हाइड्रोजन है ये दूसरे के साथ कंबाइन कर जाता है H2O के साथ और ये फ्रीली घूमता है। यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं जब H+ आयन की कंसंट्रेशन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH का मतलब ही होता है पोटेंस ऑफ H+ आयन। तो pH भी क्या करता है, बढ़ता है, सॉरी pH घटता है। pH घटता क्यों है मैं बता देता हूं। जब हाइड्रोजन आयंस का नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो उसमें pH क्या होता है, pH घटता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जब 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर होता है तब वाटर का pH होता है लगभग 7, यानी न्यूट्रल होता है, जैसा कि आप जानते हैं 0, 7 और 14।
यहाँ पर एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये बेसिक होता है ये वाला। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है टेम्परेचर, तब इसका पीएच लगभग 6 हो जाता है और एकदम एक्यूरेटली बताऊं तो 6.14 हो जाता है। यानी पीएच क्या हुआ है, इधर की तरफ आया यानी घटा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ऑटोमेटिक आयनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन H+ आयन है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से पीएच घटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है पीएच वाटर, प्योर वाटर के पीएच पे, पीएच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गलत, पीएच डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर करेक्ट है एकदम। तापमान बढ़ने से पीएच घटता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, के डब्ल्यू यानी के का मतलब होता है आयनाइजेशन, डब्ल्यू यानी कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे। बाकी उस सब चीजों में ज्यादा घुसना नहीं चाहता, आगे अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब ये सब बता दूंगा। पर मुझे लगता है कि इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से आपको समझा दे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आयनाइज हो जाते हैं, H+ आयन्स और OH माइनस आयन में एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहूं टूट जाते हैं। फिर इसके कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, इनके आयनाइजेशन की वजह से ये जो कंसंट्रेशन बढ़ता है H+ आयन का, उसकी वजह से पीएच घटता है। ये असर होता है टेम्परेचर का प्योर वाटर के पीएच पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट प्लेड बाय द वे ऑफ परकशन और नॉट प्लेड बाय द वे ऑफ स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन करें जिसे तालवाद से नहीं बजाया जाता या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। शहनाई, तबला, पखवाज या ड्रम। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये परकशन इंस्ट्रूमेंट है, इनको स्ट्राइक करना पड़ता है, ये नहीं होगा। पखवाज ऐसे होती है, पखवाज ढोलक की तरह होती है लेकिन इसके एंड थोड़े पतले होते हैं, ये साउथ इंडिया में बजाई जाती है, तो ये भी नहीं है। तबला, तबला भी स्ट्राइक करके बजाया जाता है। बचा एक ही ऑप्शन, सहनाई। ये शिशिर वाद्य यंत्र है, या इसे इंग्लिश में बोले तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट है। कैसा, विंड इंस्ट्रूमेंट है। बाकी यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ये है शहनाई। यहां पर आप देख सकते हैं कितने होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी शहनाई में कितने होल्स होते हैं, 7 होल्स होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में। और शहनाई के लिए फेमस कौन है, तो शहनाई के लिए फेमस है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और वो कहाँ के हैं, वो डुमराव के हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शहनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू। हम्पी स्थित विरूपाक्ष मंदिर डैश को समर्पित है, लॉर्ड गणेशा, ब्रह्मा, शिव या विष्णु। तो ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है ये कहां पर है, ये हम्पी कर्नाटका में। और ये किन भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये है लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिवा को। बाकी कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको बता देता हूं, जैसे शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कहां पर है, तो यह है ममल्लापुरम, तमिलनाडु में। और इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था नरसिंह देव सेकंड ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नरसिंह देव सेकंड कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, ये भी आपका तमिलनाडु में है, लेकिन ये तमिलनाडु के तंजौर या थंजावुर में। वैसे ये बृहदेश्वर टेम्पल दो जगह, एक थंजावुर में है और एक बनाया गया था गंगई कोंडा चोलापुरम में। अब ये चोलापुरम से आप समझ गए होंगे कि चोला डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। तो ये थंजावुर वाला है, इसको बनवाया था राजा राजा फर्स्ट ने, राजा राजा फर्स्ट, इसीलिए इसे बोला जाता है राज राजेश्वर टेम्पल। और गंगईकोंडा चोलापुरम वाला टेम्पल था, इसको बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज पद्मा अवार्ड्स। भारत के पद्म पुरस्कारों में, भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया जा सकता है लेकिन भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। क्यों, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री थे
जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनको भारत रत्न 1966 में मरणोपरांत मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये पद्मा अवार्ड्स भी 1954 से ही शुरू हुए हैं, जिसमें पद्मा अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड आते हैं आपके? एक आते हैं पद्म विभूषण, एक आते हैं पद्म भूषण और एक आते हैं पद्म श्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। तो करेक्ट पूछी है, फर्स्ट सही नहीं हो सकती, फर्स्ट सही नहीं हो सकती। अब मुझको सेकंड या फोर या थर्ड या फोर, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द रिकमेंडेशन फॉर पद्मा अवार्ड आर मेड बाय ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशों केवल राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं। देखो, बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है ये ओनली। अब इसके आने से जो प्रोबेबिलिटी है, याद रखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम करेक्ट, पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इस एक्सट्रीम कीवर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट हो गई गलत। वैसे प्रोबेबिलिटी थी, आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हो, पर करेक्ट यही है कि मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो पद्म पुरस्कार है इसकी सिफारिश राज्य सरकार ही नहीं, निजी व्यक्ति भी कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट के गलत होते ही ये गलत हो गई और फोर्थ हो गया सही। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं और हमको आंसर जो है मिल गया। बाकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 120 पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग पॉस्ट्यूमस अवार्ड। मरणोपरांत पुरस्कारों को छोड़कर एक वर्ष में अधिकतम 120 पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं। एकदम करेक्ट है। ये जो है ये एक्सेप्शन है, जैसे पॉस्ट्यूमस अवार्ड हो गए, फॉरेन अवार्ड हो गए, या फॉरेन पर्सनैलिटी को अवार्ड देना है या किसी एनआरआई को देना है, इनको हटाकर जो कैप लगाई गई है मैक्सिमम 120 ही अवार्ड दिए जा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है द पद्मा अवार्ड वर टेम्पररली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 एंड 77। ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर ये दोनों करेक्ट हैं। 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द ऑथर ऑफ हिंदी नोवेल जिंदगी नामा? ये भी CGL 2024 में ये क्वेश्चन आया है। आई थिंक टीयर 1 में आया था किसी शिफ्ट में। तो इसका आंसर है बहुत ही सिंपल है, कृष्ण सोबती जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो है कृष्ण सोबती जी की। इनको इस नोबेल के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 1980 में जिंदगी नामा नोवेल के लिए किसको मिला था? कृष्ण सोबती जी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ट्रिपोनेमा पैलिडियम इज रिलेटेड टू। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो ये किससे रिलेट करता है? कोलेरा से, टीबी से, सिफिलिस से या कालाजार से? कोलेरा हमने लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, विब्रियो कोलेरी, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है कोलेरा। और ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड यानी जो प्रदूषित जल है या भोजन है, उसको ग्रहण करने से हैजा फैलता है। टीबी, टीबी किस बैक्टीरिया से होती है? तो टीबी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और 4 कालाजार, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और वो कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मानिया डोनोवानी। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो जिस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसी बीमारी है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सिम्फिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। और इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। CHCl3, इसका वैसे नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3 इज रैप्ड इन अ ब्राउन क्लोथ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मिंग डैश। CHCl3 को भूरे कपड़े में लपेटा जाता है
ताकि इसे डैश बनने से रोका जा सके। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा लाइट की प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफॉर्म को अगर खुले में रख दिया जाए तो ये क्या बना देता है? तो ये बना देता है COCl2 और HCl। और ये जो COCl2 है इसका केमिकल नेम है कार्बोनाइल डाइक्लोराइड और इसी को कहा जाता है फॉस्जीन। और ये जो फॉस्जीन है ये एक टॉक्सिक गैस है। तो क्या बनता है अगर इसे खुले में रख दिया जाए? कार्बोनाइल डाइक्लोराइड या फॉस्जीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉस्जीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल व्हाइल कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट? किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्थिर रखा जाए? तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी जो वायर है, मैं वायर मान लेता हूं, ये क्रॉस सेक्शन वायर है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लो यहाँ 4 ओम है, यहाँ पर रेसिस्टेंस 4 ओम का लग रहा है इतनी लेंथ पे। अब मैं लेंथ को डबल कर दूंगा, दुगनी कर दूंगा, तो 4 ओम यहाँ लग रहा था, अब वायर थोड़ी बदली है मैंने, तो उतना ही रेसिस्टेंस यहाँ भी लगने वाला है। तो लेंथ बढ़ने पर क्या होता है? रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी मैं ऐसे बता दूं, ये वायर है पतला, अब यहां मान लो 4 मॉलिक्यूल है रेसिस्टेंस के, अब मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो इसका बढ़ा दूं, अब ये 4 जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए फ्री पैसेज नहीं मिल जाएगा? एरिया बढ़ने से रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध आपस में टकराना जो है इनका कम हो जाएगा ना, तो एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है घट जाता है। तो ये जो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाऊंगा अगर मैं, तो आर क्या निकल के आएगा? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। और ये रेसिस्टिविटी किस पे निर्भर करती है? मटेरियल पे। वो जो वायर है उसका मटेरियल क्या है? वो सिल्वर की है, वो ब्रॉन्ज की है, वो लेड की है। तो जैसे मटेरियल अच्छा होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, वो निर्भर किस पे करती है? मटेरियल पे। और R इज इक्वल टू, मतलब ये जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा? L/A। ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लंबाई को दोगुना कर देंगे, अगर लंबाई को दुगना कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा ना। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लेंथ बढ़ाने पर, लेंथ को दुगना करने पर प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। यहां पर आपके हो गए 25 सवाल। और ये आप ज्यादातर आपने देखा होगा इस वाले जो मॉक टेस्ट में सारे जो क्वेश्चन है ज्यादातर वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहां तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शेयर करेंगे तो रीच बढ़ेगी और ये जो कंटेंट है ये दूर दूर तक पहुंचेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।